ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अमेरिकी नागरिक आज यानी 5 नवंबर से ही नए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में अपने मत देने की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं और कल से लेकर आगे आने वाले समय में हम अमेरिका के नए राष्ट्रपति को देख पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इस बार चुनाव की दौड़ में हैं। और ये नतीजों के बाद ही मालूम चलेगा कि इस बार व्हाइट हाउस कौन पहुंचेगा। आज हम अमेरिका चुनाव पर विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद कमल जी, थैंक यू। अशोक जी, क्योंकि अमेरिका का लोकतंत्र 2 सदी पुराना लोकतंत्र है और अमेरिका एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर रहती है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मैं सबसे पहली टिप्पणी आपसे चाहूंगा, किस नजरिए से आप इसे देख रहे हैं, खासतौर पर दोनों उम्मीदवार जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति की दौड़ में, क्या कहेंगे आप? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो पूरी विश्व की नज़र अमेरिका के चुनाव पर रहती है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। अगर उसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में देखा जाए, अगर उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, $27 ट्रिलियन की उसकी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, मिलिट्री पावर देखा जाए, टेक्नोलॉजी में देखा जाए, तो इसीलिए जो वहाँ के राष्ट्रपति होंगे उनका प्रभाव पूरी दुनिया में जो हो रहा है। और आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत उथल पुथल है, 2 युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी काफी डावाडोल हो रही है। तो ऐसे हालात में वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भी वहां पर चुनकर आए जाएंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, तो वो दोनों इतिहास बनाएंगे। क्योंकि कमला हैरिस अगर आ जाएंगी तो वो पहली महिला होंगी जो कि वहां पर चुनी जाएंगी, और पहली महिला होंगी जो ब्लैक कम्युनिटी से आती हैं और जो भारतीय वंशज से वो आती हैं। तो एक तो पहली कोई वहां पर उनका जो 250 साल का डेमोक्रेटिक इतिहास रहा है उसमें कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो अगर वो बनती हैं तो वो एक इतिहास रचेंगी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप बनकर आते हैं तो वो फिर एक बारी रह चुके हैं राष्ट्रपति, दूसरी बारी हार गए, और उनके विरुद्ध कितने केसेस लगे हुए हैं, कितने वो कन्विक्ट भी हो गए हैं बहुत सारे केसेस में। तो ऐसी हालात में उनका दोबारा से प्रत्याशी बनना और फिर जीतना, वो अपने में एक इतिहास बनाएगा। परंतु और एक बात मैं कहूंगा, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और अभी तक देखा जाए पिछले 20-25 साल में जो भी वहां पर इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, उसमें बहुत ही क्लोज इलेक्शंस रहे हैं। खाली 2008 में जब बराक ओबामा जीत कर आए थे तो तब बहुत उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, परंतु और सभी चुनाव बहुत ही कम प्रतिशत से जीते गए हैं। परंतु ये जो चुनाव है इसमें दोनों बिल्कुल बताना ये मुश्किल है, नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि जो भी आते हैं, पोल सर्वेज आते हैं, या फिर किसी प्रकार के उनके रुझान किस तरफ हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे की तरफ वो नहीं बता पा रहे हैं जो कौन इनमें जीतेगा। तो जी, इसीलिए अब बहुत ही रोचक बन गया है ये चुनाव जो हो रहा है आज। बिल्कुल। आपने पोल और सर्वेज की बात की, तो ये सर्वेज कांटे की टक्कर इन दोनों प्रत्याशियों के बीच दिखा रहे हैं। इस राष्ट्रपति चुनाव के इस पक्ष के बारे में आपसे बात करें कि जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, 2 सदी से ज्यादा लोकतंत्र को बीत चुके हैं, लेकिन हमने 2016 में चुनावों में देखा कि पहली बार हिलेरी क्लिंटन के रूप में महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार हमें देखने को मिली। और ये दूसरा मौका है 2024 में, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक और महिला उम्मीदवार को देख रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि वो भारतीय वंशज हैं, तो क्या कुछ नया लेकर आया है इस बार का 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जो इस चुनाव को और ज्यादा लोकतंत्र के हिसाब से अमेरिका के बहुत महत्वपूर्ण बना रहा है और इसको और रोचकता दे रहा है? जी देखिए, अगर मैं कहूं, एक तो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये जो चुनाव है, अमेरिकी लोग जो हैं वहां पर करीब 280-290 मिलियन, मतलब 28-29 करोड़ जो लोग हैं वहां पर, वो चुनाव करेंगे। तो वो अमेरिका के हितों को देखकर उनका चुनाव करेंगे। अमेरिका के हित जो उनके अपने डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, उसको देखकर चुनाव करेंगे।
और जो उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं और अंतर्राष्ट्रीय उनका जो प्रभाव है उसके ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, उसको देखकर वो चुनाव करेंगे। तो अगर मैं देखता हूं जो उनके डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसमें तो सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठकर आया है, जो कमला हैरिस ने उठाया है, वो है जेंडर का, जी। वो है औरतों के अधिकारों का। एक बहुत पहले का एक डिसीजन है जिसे कहा जाता है रो वर्सेस वेड डिसीजन, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता है, जो वो कब अबॉर्शन कराना चाहती हैं, कैसे कराना जी। चाहती हैं, उनको अपने उसके ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर उनको पूरा अधिकार है, आगे इसके बारे में क्या करना चाहती है। परंतु इसको रो वर्सेस वेड को बिल्कुल पलट दिया गया था कुछ समय पहले। तो ये कमला हैरिस सभी महिलाओं के सामने ये मुद्दा लेकर आई हैं जो हमको अपने अधिकारों को फिर से वापस लेना चाहिए, और वो कहती हैं अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो ये अधिकार फिर से बरकरार करेंगी। जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन का। उनका कहना है जो बाहर से जो लोग आते हैं वो अगर वैध तरीके से आते हैं, अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं तो तब तो उनको आने देना चाहिए। परंतु बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक जो बाइडेन की और कमला हैरिस की जो सरकार है, जो पिछले 4 साल से चल रही है, उन्होंने बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को आने के लिए परमिशन दे दी है। तो इनके विरुद्ध वो काम करेंगे। आखिरी बात में इसमें जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो है अर्थव्यवस्था का मुद्दा, क्योंकि वहां पर पिछले 4 साल में देखा है जो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है और जो लोगों की रहने की हालत है। अब वो यही प्रश्न पूछते हैं जो रोनाल्ड रीगन 1980 के दशक में उन्होंने पूछा था, क्या आपके आज के हालात 4 साल पहले के हालात से बेहतर हैं या खराब हैं? और सभी लोग यही उत्तर देते हैं जो आज के हालात पहले से खराब हैं। तो इसीलिए वो अर्थव्यवस्था पर कहते हैं जो जब वो राष्ट्रपति थे तो वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, इन्फ्लेशन इतना नहीं ज्यादा था, जॉबलेसनेस नहीं थी। तो उन्होंने कहा है जो हम टैरिफ्स लगाएंगे, हम इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे, पर्टिकुलरली चाइना के ऊपर भी लगाएंगे, और उससे उनके जो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स है, उनके जो आयात होता है वहां से, उनमें कमी आएगी और हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, जिससे कि सबको जॉब्स मिलेंगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आपने विस्तार से इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं उनको लेकर दोनों प्रत्याशी क्या नजरिया रखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी भारतीय मूल के नागरिकों की अमेरिका में बसती है और हर बार राष्ट्रपति चुनाव में जो भी प्रत्याशी होते हैं वो इस आबादी की तरफ अपना रुख करते हैं। इस बार भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई अपने ट्वीट्स में, अपनी रैलियों में भारत से जुड़े हुए मुद्दों को अपनी रैली में जगह दी। वहीं कमला हैरिस भी अपने भारतीय वंशज होने का जो गौरव है उसको बार बार अपनी रैलियों और अपने ट्वीट्स में प्रस्तुत करती रही हैं। तो कितना अहमियत रखता है भारतीय मूल लोगों का, अमेरिकी नागरिकों का जो वोटर है वहां पर? जी, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो आप ठीक कह रहे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं उनकी संख्या करीब 5 मिलियन के आसपास होगी। हालांकि जो वोट करने वाले हैं वो करीब 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है, 1.15 मिलियन। इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, 1.15% है, और इसका मतलब हो गया 2 से 3 मिलियन लोग होंगे जो कि वोट करने वाले होंगे। इससे ऊपर अगर आप देखें तो लैटिनोज करीब 15% हैं, ब्लैक अमेरिकन करीब 15% हैं, और एशियन अमेरिकन वो भी करीब 5-6% हैं। परंतु इसको नजर में रखते हुए भी भारतीयों की वहां पर बहुत महत्व है, क्योंकि भारतीय डायस्पोरा जो है वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, वो सबसे ज्यादा प्रॉस्परस है, वो पॉलिटिकली भी बहुत प्रभावशाली है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। हमारे संवाददाता अमेरिका से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक टिप्पणी में लेना चाहूंगा। सुवेंदु घोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो 2020 में हमने देखा था कि 1900 के बाद एक बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला था, तो 2024 की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि अभी वोटिंग की प्रक्रिया बस शुरू ही होती है, तो क्या आपको लगता है कि क्या इस बार भी एक बड़ा वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल, जैसे अभी हम ट्रेंड्स देख रहे हैं तो बहुत ही ऐसा लाइकली है, हो सकता है कि जो वोटर टर्नआउट हो वो सारे रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि हम देख रहे हैं जो अर्ली वोटिंग टर्नआउट है जिसमें करीब 75 मिलियन लोगों ने वोट दिया है। एक बहुत ही पोलराइज इलेक्शन देखा जा रहा है। हम हम्म। देखते हैं कि जब पोलराइज इलेक्शन होता है, जब इस पार या उस पार की लड़ाई वाला चुनाव होता है, तो कई बार लोग फेंस पे बैठना नहीं पसंद करते, आगे आके अपने पसंद के जो कैंडिडेट है या किसी पोजीशन को लेकर वो आगे वोट करते हैं। करीब 2/3 वोटिंग जो एलिजिबल वोटर्स है उसकी देखी गई थी 2020 में, लेकिन उससे अगर हम कंपेयर करें तो 2024 में बहुत कांटे की टक्कर हुई है। जो इश्यूज जिनको उठाया गया है, जिस तरीके से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जो अमेरिका की जनता है वो बटी हुई दिखाई दी, उसे देख के लग रहा है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी आगे आ सकता है। जो क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज है, अर्ली वोटिंग से ही हमें इसका अंदाजा मिलता है कि अमेरिका की जनता चाहती है कि उसका मत जो है वो ना सिर्फ रजिस्टर हो बल्कि समय से पहले रजिस्टर हो, ताकि एक सेफ्टी हो वोटिंग की, क्योंकि वोटिंग फ्रॉड और इस सिक्योरिटी जैसे कंसर्न्स को लेकर भी जो अमेरिका की जनता है वो चाहती थी, जिनसे भी हमने बात करी उन सब ने कहा जी। कि ना सिर्फ हम वोट देना चाहते हैं पर हम समय से पहले वोट देकर अपने वोट को सुरक्षित भी रखना चाहते थे। तो इन भावनाओं के मद्देनजर वोटिंग परसेंटेज काफी ऊपर हम देख सकते हैं। देखना होगा कि 2020 का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं। जी, धन्यवाद शुभेंदु घोष जी हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। अशोक जी, इस बार हम अखबारों में, समाचारों में ये भी पढ़ रहे हैं और अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए आपसे मैं जानना भी चाहूंगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव हैं वो निर्भर करेंगे 7 स्विंग स्टेट्स पर। तो ये स्विंग स्टेट्स किस तरह से अहमियत रखते हैं, क्योंकि हमने भी देखा कि जो पेंसिल्वेनिया है या दूसरे जो स्विंग स्टेट्स जिन्हें कहा जा रहा है, वहां पर रैलियों की तादाद बहुत ज्यादा हुई दोनों उम्मीदवारों की, और देखा जाए तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए आप जरा बताएं कि क्या महत्व है इन 7 स्विंग स्टेट्स का। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कमल जी। ये जो कुछ भी है सब दारोमदार इनके ऊपर ही निर्भर करता है, यही वहां के लोग कह रहे हैं। क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जिसे कहा जाता है रेड स्टेट्स। रेड स्टेट्स मतलब ये बिल्कुल पहले अगर उनका देखा जाए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखा जाए, तो वो हमेशा से रिपब्लिकन को ही वोट करती रही हैं। तो ऐसे अगर उनको मिलाया जाए तो उनके जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो करीब 219 बनते हैं। और अगर दूसरा है ब्लू स्टेट्स, जो कि हमेशा डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं, उनको अगर मिलाया जाए तो कमला हैरिस के लिए करीब 224 वोट मिलते हैं। तो ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, इन सभी 7 में इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं 93। तो किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए 270 वोटें चाहिए, और ये 270 वोटें इनको इसमें से लेनी होंगी। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आखिरी रैली भी जो हुई है वो कमला हैरिस की भी पेंसिल्वेनिया में हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की भी पेंसिल्वेनिया में हुई है। क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक ऐसा राज्य है जहां पर की 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। तो इसीलिए देखना पड़ेगा वो स्विंग स्टेट्स कहां पर जाती हैं, और उसी से इनका भविष्य डिटरमिन होगा। एक आखिरी सवाल अशोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे थे कि इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है। ये कैसा ध्रुवीकरण है? क्या जो अमेरिका की जो द्विदलीय व्यवस्था है जिसमें 2 पार्टियां हैं, उसके कारण ये ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है, 2 धड़ों में विचार मत बढ़ जाते हैं, या फिर कोई अन्य मुद्दे भी हैं? जो 2016 में जब ये सोचा जा रहा था हिलरी क्लिंटन इलेक्शन वो जीत जाएंगी, परंतु वो पॉपुलर वोट्स तो उनको ज्यादा मिले, परंतु इलेक्टोरल कॉलेज वोट जिसकी बलबूते पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसमें वो नहीं उनको मिल पाए। तो इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप चुन लिए गए। परंतु 2020 में वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो ये जो चुनाव है ये मेरे से चुरा लिया गया है, ये मैं जीता था उसमें। आपने जैसे बिल्कुल ठीक बताया, वहां पर करीब 76 मिलियन वोट मिले इनको, जो बाइडेन को करीब 70 मिलियन वोट मिले डोनाल्ड ट्रंप को। परंतु वो कहते हैं जो ये हमसे चुरा लिया गया है। तो इसीलिए दोनों दलों के बीच में, दोनों घटों के बीच में इतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया है, और इसी वजह से वहां पर इतना ज्यादा पोलराइजेशन है। जी, आपने विस्तृत विश्लेषण दिया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम कार्यक्रम में चर्चाओं को जारी रखेंगे और जो भी आने वाले समय में नतीजे होंगे उन पर हम विस्तृत चर्चा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद कमल जी। अभी आप सुन रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।